नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संदीप शर्मा IBN स्कूल टोडी बुढ़ागौड़ जी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम संस्कृत में आज समास का टॉपिक लेंगे। अपना प्रकरण होगा वो समास का होगा। सबसे पहले हम बोर्ड क्लास में समास का टॉपिक पढ़ रहे हैं 10th क्लास का, तो उसका अंक भार देखेंगे। बोर्ड परीक्षा में कितने अंक का प्रश्न पूछा जाता है वो देखेंगे। तो समास का जो टॉपिक है वो 3 अंक का टॉपिक है अपना, और इस टॉपिक में जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि अधोलिखित रेखांकित पदानाम विग्रहम विग्रह पदानाम समासम व कृत्वा समासस्य नाम अपि लिखत। कहने का तात्पर्य है बालकों कि हमें समस्त जो पद होगा उसका विग्रह करना होगा, और विग्रह जो पद होगा उसका समास करना होगा, और साथ में ही उस समास का हमें नाम भी लिखना है। तो सबसे पहले हम इस समास शब्द की उत्पत्ति देखेंगे कि ये बना कैसे है। उसके लिए आप यहां देखेंगे कि समास शब्द की उत्पत्ति, जिसमें सम उपसर्ग है, अस्य धातु है और घय प्रत्यय। हम इसको समास की उत्पत्ति भी कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये समास शब्द का प्रकृति प्रत्यय है, क्योंकि प्रकृति प्रत्यय में उपसर्ग, धातु, प्रत्यय ये बताना होता है। अब हम साथ में ये देखें कि इसका शाब्दिक जो अर्थ होगा, हमारे समास शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है संक्षेप या संक्षेपीकरण। संक्षेप या संक्षेपीकरण। अब बात आती है बेटा कि संक्षेप होता क्या है या संक्षेपीकरण क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी विस्तृत बात को, बड़ी बात को, विस्तृत बात को कह दें या बड़ी बात को कह दें, उसका छोटा स्वरूप बताना, कहना या लिखना ही संक्षेप या संक्षेपीकरण होता है। अब दूसरी बात हम यहां देखें कि ये जो संक्षेप है या संक्षिप्तीकरण है, जो शाब्दिक अर्थ निकला है, उसके आधार पर हमारी व्याकरण है संस्कृत की अष्टाध्यायी, जिनके रचयिता है पाणिनि, उन्होंने एक परिभाषा दी थी, यानी समास की परिभाषा पाणिनि के द्वारा दिया गया था कि सम सनम समासय है। ये हमारे व्याकरण के रचयिता के द्वारा कहा गया। इस बात को समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि सम सनम समासय क्या है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि अनेक पदानाम एक पदी भावना समासय है। ये दोनों बातें एक ही है बेटा, समसनम समासय और अनेक पदानाम एक पदी भावनाम समासय, बात वही है। इससे ना समझ सको तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है कि अनेक पदों का एक पद होना समास है। अब बात हम क्या कर रहे थे, संक्षेप की या संक्षिप्तीकरण की ना। तो उसमें आपने क्या यहां देखा है कि अनेक पद जब एक पद बनेंगे तो सीधी सी बात है कि अनेक पद होते हैं वो विस्तृत बात होती है, और उसको हमने एक पद में लिख दिया या कह दिया तो वो क्या हो गया, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण, और वही क्या है, समास। इस बात को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे हम एक परिभाषा और लेते हैं, यदा अनेक पदानि मिलित्वा एक पदम
जायन्ते तदा से समासः है इति कथ्यते इति कथ्यते। इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि यदा यानी जब अनेक पदानी अनेक पद मिलित्वा मिलकर एक पदम जायन्ते एक पद होते हैं तदा तब से समासः वह समास इति कथ्यते ऐसा कहलाता है। बात वही आई है, अनेक पदों का फिर एक पद बनाना है, मतलब संक्षेप या संक्षिप्तीकरण करना है। इसके साथ साथ आप देखेंगे अपनी हिंदी की एक परिभाषा है, उसे बहुत बार आपने हिंदी में समास की परिभाषा को पढ़ा होगा, उस परिभाषा को भी मैं आपको बता देता हूं। वो आपकी तीसरी परिभाषा हो जाएगी, क्योंकि ये हमने दूसरी परिभाषा की थी और पाणिनि के द्वारा हमने पहली परिभाषा पढ़ी थी। तीसरी हिंदी की परिभाषा बता देता हूं कि दो या दो से अधिक विभक्ति रहित पदों के मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक विभक्ति रहित पदों के मेल को समास कहते हैं। कहने का मतलब हो गया कि संक्षिप्तीकरण करना है तो हमें उन पदों को जोड़ते वक्त, मेल करते वक्त, मिलाते वक्त उसकी विभक्ति का लोप करना होगा। कैसे? तो वो हम यहां देखेंगे। जैसे हम एक शब्द लेते हैं नीलम च तत् कमलम इति। हम इसे एक पद तो नहीं कह सकते, एक शब्द नहीं कह सकते, हम अनेक में जाएंगे। एक से ज्यादा है तो अनेक कहेंगे, इसका मतलब ये अनेक पद है। और इन अनेक पदों से हम एक पद बना दें तो जाहिर सी बात है हमारा संक्षेप हो जाएगा, संक्षिप्तीकरण हो जाएगा और वो समास भी हो जाएगा। तो यहां देखो, ये है अपना एक पद जिसको आप पूर्व पद कह सकते हैं। बेटा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। जो हम समास पढ़ेंगे तब मैं साथ में और बताऊंगा, लेकिन दूसरा यहां देखेंगे ये है आपका उत्तर पद। उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद। ये एक अव्यय शब्द है और ये एक सर्वनाम शब्द है जो इस संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि ये नापुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो तत्शब्द सर्वनाम शब्द है, वो भी नापुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, और नीलम शब्द है वो भी नापुंसक लिंग का एक वचन है। यहां पर आप इस शब्द में देखिए कि प्रथमा विभक्ति एक वचन दे रखा है, तो इसका मूल शब्द निकालो, और इसका मूल शब्द क्या होता है बेटा? नील। उत्तर पद ले लो, उत्तर पद आपके पास में मूल क्या है? कमल। उत्तर पद आपके पास में है वो है कमल, तो ये शब्द बन गया आपका नील कमल। अब शब्द को पूर्ण करने के लिए, संस्कृत में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कमल शब्द नापुंसक लिंग है तो उसको नापुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति का एक वचन बना देंगे, नील कमलम। अर्थ करें, तात्पर्य होगा नीला कमल। अर्थात एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है तो वहां होता है क्रमधार्य समास, तो यहां क्रमधार्य समास है। और यही हमें करना पड़ता है कि विग्रह पद का सामासिक शब्द बना करके, विग्रह पद का सामासिक शब्द बना करके समास का नाम लिखना होता है। तो वही हुआ है यहां पर भी। अब हम देखेंगे समास के भेद, क्योंकि परिभाषा हमने क्लियर कर ली है। एक बार अगर फिर समझना चाहो तो मैं आपको फिर बता सकता हूं, शुरू से देख लें।
कि समास शब्द की उत्पत्ति सम प्लस अस प्लस घय प्रत्यय यानी परकर्ती प्रत्यय कहेंगे। फिर इसका शाब्दिक अर्थ देखा गया था, संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। परिभाषा पाणिनि के द्वारा दी गई थी, समसनम समासय है। दूसरी परिभाषा उनके द्वारा दी गई थी, अनेक पदानाम एक पदी भावनाम समासय है, यानी अनेक पदों का एक पद हो जाना समास होता है। फिर हमने खुद एक परिभाषा बनाई है बेटा यहां पर, वो है यदा अनेक पदानि मिलित्वा एक पदम जायन्ते तदा स समासः इति कथ्यते, कि जब अनेक पद मिलकर के एक पद हो जाते हैं तब समास होता है। फिर हिंदी की परिभाषा देखी थी, दो या दो से अधिक विभक्ति रहित पदों के मेल को समास कहते हैं, यानी समास करते वक्त संक्षिप्तीकरण करते वक्त हमें विभक्ति नहीं रखनी है, लोप करना है। और उसके साथ साथ आपने देखा कि एक उदाहरण के तौर पर कि नीलम च तत्कमलम, मतलब अनेक पदों का एक पद बनाया है नील कमलम, और उसमें समास है क्रमधारी। अब बात करेंगे प्रकार की, भेद की, तो वो देख लें। समास के प्रकार यानी भेद। बेटा समास 4 प्रकार के होते हैं। अब देखना है वो समास 4 प्रकार के कौन से होते हैं। तो सबसे पहला तो है अपना अव्ययीभाव समास। दूसरा समास है अपना, वो है तत्पुरुष समास। तीसरा है वो है अपना बहुब्री समास। और चौथा समास है अपना, वो है द्वंद्व समास। ये 4 समास हो गए। इसके साथ साथ आपको याद रखना कि तत्पुरुष समास है उसके भी 2 भेद हैं, और पहला इसका भेद है वो है क्रमधारीय। क्रमधारीय समास है, ये है तत्पुरुष का भेद। तत्पुरुष का भेद क्या है? क्रमधारीय। और क्रमधारीय का भेद है वो है द्विगु। चाहे तो आप ये कह दो कि तत्पुरुष के 2 भेद हैं, या ये कह दो कि तत्पुरुष का भेद क्रमधारीय, क्रमधारीय का भेद द्विगु समास है। अब पहले हमने छोटी क्लास में पढ़े थे ना 6 समास होते हैं, तो वो वैसे भी 4 + 2 बराबर अपने फिर हो गए 6। तो समास ये है। अब अपनी बात करें कक्षा 10 की, कि उसके हमें जो प्रश्न पूछा जाता है वो कौन कौन से समास से पूछा जाता है, तो अपने पाठ्यक्रम में सिर्फ 3 समास हैं, इनमें से 6 में से 3 है, 4 में से 3 नहीं है, 6 में से 3 है। और वो है एक तो अव्ययीभाव समास, एक है अपना क्रमधारीय समास, और एक है अपना द्वंद्व समास। यानी ये 3 समास। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि समास का प्रश्न 3 अंक का पूछा जाता है। तो नंबर 1 अव्ययीभाव समास से 1 अंक, नंबर 2 क्रमधारीय से 1 अंक, और नंबर 3 द्वंद्व से 1 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ये 1-1 अंक करके आपके 3 अंक हो गए, यानी यहां से 1 अंक, 1 अंक यहां से, और 1 अंक यहां से। तो बात आती है कि सबसे पहले हमें अव्ययीभाव समास को पढ़ना होगा। अब हम देखते हैं अव्ययीभाव समास में अपने पाठ्यक्रम का पहला समास है वो है अव्ययीभाव। इसका एक सूत्र है बेटा, वो है अव्यय पूर्वोपदम अव्ययीभावः है। ये हमारे अव्ययीभाव समास का सूत्र है। इस सूत्र से आप परिभाषा बना सकते हैं, और प्रश्न के आधार पर आप जाओ तो आपको क्या पूछा जाता है, समास विग्रह करके समास का नाम लिखना,
मतलब हमें इस परिभाषा में, इस सूत्र के माध्यम से दो बातों को पढ़ना है। यानी एक तो समास का नाम लिखने के लिए आपको पहचान करनी है, और एक उसका विग्रह कैसे होगा ये देखना है। ये दो बातें आपको इस समास में पढ़नी है, वही आपकी परिभाषा हो जाएगी। अब आप इस सूत्र को हल करने से पहले, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सामासिक शब्द में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। ये दो पद हैं और उनके माध्यम से आप पहचान कर सकते हो। यानी जब प्रश्न आए तो उसमें आप समास का नाम लिखने के लिए इन बातों से पहचान करोगे, और वही यहां दिया हुआ है। देखो यहां क्या दे रखा है, एक शब्द दे रखा है बेटा आपको यहां पर अव्यय, उसके साथ एक शब्द आपको और दे रखा है पूर्व पद, और उसके साथ एक शब्द आपके समास का दे रखा है अव्ययीभाव। ये तीन शब्द आए हैं सूत्र में। अब देखो इस बात को समझेंगे कि पूर्व पद क्या होता है, अव्यय, तो वो समास क्या होगा, अव्ययीभाव। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा बन गई अपने सूत्रानुसार कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। ये तो एक पहचान थी। मैं आपको एक दूसरी पहचान और बताऊंगा, और वो बात भी यहां देखने योग्य है कि पूर्व पद और उत्तर पद, तो सूत्र तो सिर्फ पूर्व पद का बखान कर रहा है यहां पर कि वो अव्यय होगा, तो हमें मालूम होना चाहिए कि उत्तर पद क्या होगा। उसके लिए आपको मैं बता दूं कि पूर्व पद तो आपको दे रखा है कि अव्यय होता है, लेकिन उत्तर पद है वो यहां संज्ञा होता है। संज्ञा पद कह दो या संज्ञा कह दो। अब ये संज्ञा तो आप तीसरी क्लास से पढ़ते आए हो कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दिशा और भाव के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और एक सीधा सा तरीका याद रखना चाहो तो रख सकते हो कि किसी के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब आपको यह भी पता चल गया कि पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है। इसके साथ आप एक पहचान और करेंगे। एक पहचान तो हो गई कि पूर्व पद अव्यय होता है तो अव्ययीभाव समास होता है। एक पहचान हो गई कि पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा होता है। तीसरी पहचान जो शब्द को देखकर पहचानी जाती है वो होता है कि हमारा सामासिक शब्द कैसा होगा। वो सामासिक शब्द होगा नापुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन का। यानी इससे बनने वाले पद नपुंसक लिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन में होते हैं। अब बात आती है कि सारे नपुंसक लिंग शब्दों की प्रथमा विभक्ति एक वचन याद हो तब जाकर पहचान करें, तो बेटा ऐसा भी नहीं है। आप देखेंगे कि एक शब्द होता है अकारांत और एक शब्द होता है आकारांत। एक शब्द होता है आपका इकारांत और एक शब्द होता है आपका इकारांत। एक शब्द होता है उकारांत और एक शब्द होता है आपका उकारांत। बस इतनी चीज याद रखनी है इसमें नपुंसक लिंग का एक वचन बनाने के लिए। जब भी कोई शब्द अकारांत हो, कोई भी शब्द अकारांत आए आपके पास में, क्या संज्ञा, तो उसको आप नपुंसक लिंग का जो अपना अकारांत शब्द है फल, उसका एक वचन बनता है फलम, उसके अनुसार बना दो अगर अकारांत आता है तो। लेकिन अगर शब्द आकारांत हुआ, क्योंकि जब आकारांत होगा तो स्त्रीलिंग होगा और स्त्रीलिंग होगा उसको बनाना क्या है, नपुंसक लिंग का एक वचन, तो उसके लिए आपको उसमें से क्या निकाल देना है, आ निकाल देना है, अम जोड़ देना है। एक तो ये तो सीधा सा तरीका है। या फिर मैं आपको कहूं कि उस आकारांत शब्द को पहले अकारांत कर दो। जैसे मान लीजिए अपने पास में गंगा शब्द आ गया, आकारांत है यहां पर ये गंगा शब्द, लेकिन जब किसी अव्यय के साथ ये आकारांत शब्द जुड़ेगा तो
तो वो अकारांत बन जाएगा और उसका शब्द रूप किसके अनुसार बन जाएगा? फलम के अनुसार। यानी मान लीजिए कि उप एक अव्यय है, उसके साथ हम गंगा शब्द को जोड़ते हैं तो वो उपगंगा नहीं होगा, उपगंगम होगा। यानी फलम के अनुसार गंगा को गंगम कर देना है। ये हो गई आकारांत की बात। इकारांत और इकारांत, चाहे हस्व ई चाहे दीर्घ ई, ये आता है तो इस शब्द को आप बना देंगे वारी के अनुसार। वारी का मतलब होता है बेटा पानी, और वारी शब्द की प्रथमा विभक्ति का एक वचन वारी ही होता है। तो आपको चाहे कोई भी इकारांत शब्द, चाहे हस्व है चाहे दीर्घ है, ई रखना है, हस्व ई रखना है। और अगर उकारांत आता है तो उस वक्त आपको शब्द क्या कर देना है? नापुंसकलिंग शब्द होता है मधु, चाहे दीर्घ हो चाहे हस्व हो, आपको मधु के अनुसार ही शब्द बनाना है, नापुंसकलिंग का एक वचन। तो एक कंप्लीट परिभाषा, तीसरी पहचान बताई है मैंने आपको यहां पर। अब आप इसको क्या करेंगे? एक और बात देखी थी हमने यहां पर, वो क्या देखी थी कि विग्रह कैसे करना है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि इसका विग्रह है वो अव्यय के अर्थ के अनुसार किया जाता है। यानी इसका जब विग्रह करेंगे तो अव्यय जो पूर्व पद होगा उसके अर्थ के अनुसार ही इसका विग्रह किया जाएगा। तो कंप्लीट परिभाषा क्या हो गई है कि जिस समास का पूर्व पद अव्यय होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इस समास में पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद संज्ञा होता है। इससे बनने वाले पद नापुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में होते हैं तथा इस समास में विग्रह करते समय इसका विग्रह अव्यय के अर्थ के अनुसार किया जाता है। अब इसके बाद हम कल देखेंगे कि कौन कौन से अव्यय अपने पाठ्यक्रम में हैं और उनका अर्थ कैसे होगा, कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अगले वीडियो में।